हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रियम शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द 9th वीडियो ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, द सेकेंड लेसन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड। Friends, in the last video we have solved sum number 4. Today we are going to solve sum number 5 and we will take some theoretical knowledge about the graphs and diagrams, in which we will discuss about the characteristics, advantages and limitations and the types of diagrams. So without wasting time, let's start. Number 5, there were 1215 skilled and 400 unskilled workers in a private company in the year 2011. There were 220 female workers and out of them 140 were unskilled. In the year 2012, the number of skilled workers was 1475 and of them 1300 were males. Out of 250 unskilled workers, 200 were males. In 2013, there were 1700 skilled and 50 unskilled workers. Out of total workers, 250 were females, of them 240 were skilled. In the year 2014, there were 2000 workers and of them 2% were unskilled. Out of total workers, 300 were females and of them 10 were unskilled. Present the above data in the form of table. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें 3 टाइप के एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। एक तो ईयर्स दिया हुआ है 2011, 2012, 2013 एंड 2014, और इसके साथ साथ जो वर्कर्स हमें दिए गए हैं उनको स्किल्ड और अनस्किल्ड की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और उसके साथ साथ उन्हें मेल और फीमेल की कैटेगरी में भी क्लासीफाई किया गया है। तो ईयर्स, स्किल्ड अनस्किल्ड और मेल फीमेल, इन सभी को एक साथ लेकर जो क्लासिफिकेशन का टेबल हमारा बनता है वो इस तरीके से है। यहाँ पर ये कॉलम ईयर्स इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद मैंने 3 मेन कॉलम्स बनाए हैं जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड और उन दोनों का टोटल रखा है। स्किल के अंदर मेल फीमेल और उसका टोटल, अनस्किल के अंदर भी मेल फीमेल और उसका टोटल, और स्किल्ड मेल, अनस्किल्ड मेल, इन दोनों का टोटल मेल। इन द सेम वे स्किल्ड फीमेल एंड अनस्किल्ड फीमेल, और इन दोनों का टोटल फीमेल, और टोटल स्किल्ड पर्सन, टोटल अनस्किल्ड पर्सन, इन दोनों का टोटल पर्सन इन द पर्टिकुलर ईयर, यानी 2011, 12, 13, 14 सब के लिए यहाँ पर टोटल वर्कर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, सम पढ़ते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज पर द फर्स्ट लाइन, there were 1250 skilled and 400 unskilled workers in a private company in the year 2011. तो फ्रेंड्स, हम 2011 की बात कर रहे हैं और इस 2011 में टोटल 1250 स्किल्ड वर्कर्स थे। तो यहाँ पर मैं स्किल्ड के टोटल में यहाँ पर 1250 लिख दूंगा, एंड 400 अनस्किल्ड वर्कर्स थे, यानी यहाँ पर हम 400 लिख देंगे। और अब कॉमन सेंस से 1250 प्लस 400 यानी 1650 वो हमारे टोटल वर्कर्स हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। देयर वेयर 220 फीमेल वर्कर्स एंड ऑफ देम 140 वेयर अनस्किल्ड, यानी कि जो टोटल फीमेल वर्कर्स थी वो थी 220 एंड ऑफ देम 140 वेयर अनस्किल्ड, यानी कि इन टोटल फीमेल में से 140 वो अनस्किल्ड फीमेल वर्कर्स थी, और 2011 की सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है। तो बाकी की डिटेल्स हम कॉमन सेंस से फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 1650 में से जब हम 220 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको मेल 1430 मिल जाएंगे। 400 में से जब आप 140 माइनस करेंगे तो आपको 260 मेल मिल जाएंगे। अब 1430 में से जब आप 260 माइनस करेंगे तो आपको 1170 मेल्स मिल जाएंगे। 220 फीमेल में से जब आप 140 माइनस करेंगे तो आपको 80 फीमेल मिलेगी,
और टैली करने के लिए आप जब इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपको 1250 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2011 की डिटेल हमने ख़त्म करी। नेक्स्ट, इन द ईयर 2012 द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वॉज 1475, यानी 2012 में जो स्किल्ड वर्कर्स हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये स्किल्ड और उसके टोटल की बात चल रही है, वो है 1475। आगे कहा गया है एंड ऑफ देम 1300 वेयर मेल्स, यानी कि इनमें से 1300 वो मेल्स थे। तो फ्रेंड्स 1475 टोटल है, उसमें से 1300 अगर मेल होंगे तो बाकी के बच्चे 175 वो फीमेल होंगे। आगे कहा है आउट ऑफ 250 अनस्किल्ड वर्कर्स, मतलब कि 2012 में जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं वो है 250। आउट ऑफ 250 अनस्किल्ड वर्कर्स 200 वेयर मेल्स, यानी कि यहाँ पर मेल में हम 200 लिखेंगे। तो 250 में से अगर 200 मेल हैं तो फिर बाकी बचे वो फीमेल हैं। और अब फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, स्किल्ड मेल प्लस अनस्किल्ड मेल इज इक्वल टू टोटल मेल, यानी 1300 प्लस 1200 विल बी 1500, 175 प्लस 50 will be 225 and 1475 plus 250 will be 1725। तो ये जो 1725 है वो हम इन दोनों का टोटल करके लाए। टैली करने के लिए आप इन दोनों का टोटल करके देखेंगे तो भी आपको सेम नंबर मिल जाएगा, यानी कि 2012 की भी हमारी कंप्लीट डिटेल राइट है। इन 2013 देयर वेर 1700 स्किल्ड एंड 50 अनस्किल्ड वर्कर्स। तो फ्रेंड्स 2013 में टोटल 1700 वो स्किल्ड वर्कर्स हैं और 50 अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। इसका मतलब 1750 वो टोटल वर्कर्स हुए। आउट ऑफ टोटल वर्कर्स 250 वेयर फीमेल्स, यानी इन टोटल में से 250 फीमेल्स हैं। तो फ्रेंड्स 1750 में से अगर 250 फीमेल्स हैं तो फिर 1500 वो मेल्स रहे होंगे। तो अगेन आउट ऑफ टोटल 250 फीमेल्स ऑफ देम 240 वेयर स्किल्ड, यानी इन 250 में से 240 वो स्किल्ड हैं। तो मैं यहाँ पर 240 लिख सकता हूँ। तो अगर 250 टोटल फीमेल में से 240 स्किल्ड हैं तो फिर 10 वो अनस्किल्ड होंगे और बाकी की डिटेल्स हम माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। 50 में से जब आप 10 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर 40 मिलेगा। 1500 में से जब आप 40 माइनस करेंगे, आप देख सकते हैं टोटल मेल्स 1500, उसमें से अनस्किल्ड मेल्स 40 जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ आपको 1460 मिलेगा। टैली करने के लिए आप 1700 में से 240 माइनस करिए तो भी आपको 1460 यहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी 2013 की डिटेल्स भी कंप्लीट होती हैं। नाउ फ्रेंड्स इन द ईयर 2014 देयर वेर 2000 वर्कर्स, यानी टोटल हमारे जो वर्कर्स हैं वो 2000 वर्कर्स हैं। एंड ऑफ देम 2% वेर अनस्किल्ड। तो फ्रेंड्स आपको 2000 का 2% फाइंड करना है, जिसके लिए आप 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2 और कैलसी पर उसके बाद परसेंटेज की साइन आप प्रेस करेंगे तो 2000 का 2% 40 मिलेगा। तो 2% वो अनस्किल्ड है, इसका मतलब अनस्किल्ड के टोटल में आप 40 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स टोटल 2000 में से अनस्किल्ड 40 अगर माइनस हो जाते हैं तो स्किल्ड आपको 1960 मिल जाते हैं। आउट ऑफ टोटल वर्कर्स 300 वेयर फीमेल्स, यानी इस टोटल 2000 में से 300 फीमेल हैं। इसका मतलब 1700 वो मेल रहे होंगे। 2000 माइनस 300 विल बी 1700। एंड ऑफ देम 10 वेयर अनस्किल्ड, यानी कि इन 300 फीमेल्स में से 10 वो अनस्किल्ड फीमेल हैं। तो अनस्किल्ड में फीमेल के कॉलम में आप 10 लिख देंगे और इसके बाद हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है। बाकी की डिटेल्स हम माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। सो 40 में से जब 10 माइनस होंगे तो आपको यहाँ पर 30 मिल जाएंगे। 1700 माइनस 30 विल बी 1670। इसके बाद 1960 माइनस 1670 विल बी 290। और टैली करने के लिए आप 300 माइनस 10 करेंगे तो भी आपको 290 मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये सम भी ख़त्म होता है और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी।
सो फ्रेंड्स, इसके बाद का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है डायग्राम्स. हियर वी हैव टू स्टडी द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायग्राम्स इन स्टैटिस्टिक्स. So friends, in order to understand and represent huge and complex data into simple and attractive manner, classified data are presented in the form of graphs और diagrams. तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने अभी देखा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को हम बहुत ही ईजी वे से टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे समझना भी काफ़ी आसान होता है और उसे काफ़ी ईजी वे में प्रेजेंट भी किया जा सकता है. अब इसी तरीके से डेटा प्रेजेंट करने का एक और तरीका है जिससे कॉम्प्लेक्स डेटा को या ह्यूज डेटा को बहुत ही सिंपल तरीके से और एट्रैक्टिव मैनर में हम क्लासीफाई करके प्रेजेंट कर सकते हैं, और वो तरीका है ग्राफ्स या डायग्राम का. तो एज पर अवर सिलेबस वी विल डिस्कस ओनली डायग्राम्स. हम यहाँ पर सिर्फ डायग्राम का ही डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स. ग्राफ वो हमारे सिलेबस में नहीं है. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा प्रेजेंटेड बाय ग्राफ्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. यानी जो ग्राफ्स होते हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं. एग्जाम्पल, फॉर द फोरकास्टिंग ऑफ वेदर कंडीशन ऑन टेलीविज़न वेरियस डायग्राम्स आर यूज्ड. यानी कि जब आप टीवी पर देखते होंगे वेदर की फोरकास्टिंग के लिए अलग अलग टाइप के डायग्राम्स यूज़ किए जाते हैं. सिमिलरली वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल फर्म्स एट्सेट्रा पब्लिश देयर एनुअल एक्टिविटीज़ इन वेरियस पब्लिकेशंस बाय यूजिंग डायग्राम्स. हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी पब्लिक के लिए बहुत से डेटा को, बहुत सी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली प्रेजेंट करती है, जो हमें न्यूज़पेपर में और कई मैगजीन्स में हमें देखने को मिलता है. नाउ फ्रेंड्स, वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स. द फर्स्ट इम्पोर्टेंस, डायग्राम रिप्रेजेंट्स द डेटा इन एट्रैक्टिव, सिंपल एंड कंसाइज फॉर्म. फ्रेंड्स, डायग्राम से हम हमारे डेटा को एट्रैक्टिव वे में और बहुत ही सिंपल तरीके से लॉजिकल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं. Second, the characteristics of the data expressed by diagrams are remembered for longer time. यानी किसी डेटा की विशेषता अगर हमने डायग्राम्स के थ्रू अगर प्रेजेंट की है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी विशेषता हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं. Third, when two or more sets of data are presented by diagrams on the same scale, the comparative study of those data becomes very simple. यानी कि जब दो या उससे ज़्यादा डेटा को सेम स्केल के साथ में डायग्राम के थ्रू अगर प्रेजेंट किया जाए तो उनका कंपैरिजन हम आसानी से कर सकते हैं. फोर्थ वन, डायग्राम्स हैव विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सो वन कैन सेव टाइम फॉर स्टडिंग द डेटा. यानी जब आप थियोरिटिकल किसी चीज़ की रिपोर्ट या डिटेल पढ़ते हैं तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, और डायग्राम वो सिर्फ एक ही पेज पर आपको पूरी डिटेल ईजी वे में एक्सप्लेन कर देता है, जिससे हमारा टाइम सेव होता है. The core characteristics of the data conveyed by diagrams are easily understood by the illiterates, less educated or even by children. तो फ्रेंड्स, सपोज कोई इलिटरेट पर्सन है जो कभी स्कूल नहीं गया, उसे आप थ्रू आउट इंग्लिश में लिखी गई कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं तो उसे रीड ही नहीं कर पाएगा, तो समझने की तो बात ही दूर रही. तो उस डेटा को अगर आप ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ देखकर वो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकता है कि हाँ, ये लाइन ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है, मतलब यहाँ पर कमी हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है या इंक्रीज हो रहा है. तो वो ग्राफ या डायग्राम के थ्रू डेटा को समझने की कोशिश कर सकता है और इजीली समझ भी सकता है. इवन छोटे बच्चों को भी विजुअल इफेक्ट से किसी चीज़ को सिखाया जाए तो वो जल्दी से समझ जाते हैं. 6 बाय यूजिंग डायग्राम्स इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड बिजनेसमैन कैन मेक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट फॉर देयर प्रोडक्ट्स. आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट ग्राफिकली प्रेजेंट की जाती हैं. तो कई ऐसे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए ग्राफ्स का यूज़ करते हैं. 7, डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल फॉर कन्वेइंग द मैसेज रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म्स इफेक्टिवली. समाज सुधार से रिलेटेड कई मैसेजेस हैं जिसे हम डायग्राम्स के थ्रू इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं. And the 8th one, pictorial diagrams are easy to understand irrespective of language barriers. Friends, आपके ही सिलेबस में हम एक पिक्टोग्राम नाम का एक डायग्राम स्टडी करेंगे, जिसमें जिस डेटा का हम स्टडी करते हैं उसका पिक्चर बनाकर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. यानी आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर को देखकर रीडर खुद समझ जाता है कि डायग्राम किस टॉपिक से रिलेटेड है. तो वहाँ पर लैंग्वेज के बैरियर्स भी नहीं रहते, सामने वाला बड़ी इजीली आपकी बात समझ जाता है. नाउ फ्रेंड्स, वी विल अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ डायग्राम्स. फर्स्ट वन,
इफ़ द डायग्राम इज़ नॉट ड्रॉन एक्यूरेटली देन इट लीड्स टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। यानी अगर आपने डायग्राम को गलत ड्रॉ किया है फ्रेंड्स, तो उसका इंटरप्रिटेशन यानी उसकी समझ भी गलत होगी। इसीलिए आपको ग्राफ ड्रॉ करते समय बहुत ही एक्यूरेट रहना है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ करना है, जिससे उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ना हो। सेकंड, समटाइम्स इल्यूजनरी इफेक्ट ऑफ डायग्राम्स मिसलीड्स द पब्लिक ओपिनियन। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, यानी एक भ्रम क्रिएट किया जाता है। कई ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो पब्लिक को मिसगाइड करते हैं या मिसलीड करते हैं। आप टीवी पर ऐड देखते होंगे, कई कॉस्मेटिक क्रीम्स की ऐड में आप देखते होंगे जो कॉम्प्लेक्सन की फेयरनेस है वो आपको अलग अलग स्केल पे दिखाई जाती है कि फर्स्ट वीक में इतना, सेकंड वीक में इतना, थर्ड वीक में इतना। तो ये एक इल्यूजन क्रिएट होता है इससे, और इससे पब्लिक कई बार मिसगाइड या मिसलीड भी हो जाती है। एंड थर्ड वन, देयर इज़ अ लॉस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ डेटा बाय डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जब हम डायग्राम से किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, तो किसी डेटा की एक्यूरेसी वो कई बार हम खो बैठते हैं, यानी एग्जैक्टली हम जो कहना चाह रहे होते हैं वो हम डायग्राम के थ्रू नहीं कह पाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमें 3 टाइप के डायग्राम स्टडी करने हैं, 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम एंड पिक्टोरियल डायग्राम्स। नाउ फ्रेंड्स, 1 डायमेंशनल डायग्राम के 4 टाइप हैं, बार डायग्राम, मल्टीपल और एडजेसेंट बार डायग्राम, सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। तो फ्रेंड्स, हर एक टाइप के डायग्राम की एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक सिंपल बार डायग्राम है जो आपको पेज नंबर 44 पर दिया गया है। पेज नंबर 46 पर इस टाइप का जो डायग्राम होता है इसे हम मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं फ्रेंड्स, जिसमें एक ही जगह पर हम 2 डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मेडिकल, लॉ, अलग अलग स्ट्रीम्स दी गई हैं और इनमें बॉयज़ और गर्ल्स आप देख सकते हैं, जो लाइनिंग है वो गर्ल्स के लिए है और जो प्लेन है वो बॉयज़ के लिए है। तो कॉमर्स में कितनी गर्ल्स कितने बॉयज़, साइंस में कितनी गर्ल्स कितने बॉयज़, इस तरीके से एक साथ जब 2 डेटा प्रेजेंट किए जाते हैं तो उन्हें हम मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं। पेज नंबर 48 पर दिया गया ये जो डायग्राम है फ्रेंड्स, ये डिवाइडेड बार डायग्राम है। ये कैसे बनता है वो मैं आपको जब प्रैक्टिकल सम सॉल्व कराऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर आप जो अलग अलग 3 रेडियस के सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल डायग्राम है फ्रेंड्स। जो डेटा जितना बड़ा होता है उसके लिए उतने ही बड़े रेडियस का सर्कल बनाया जाता है। ये ग्राफ भी कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते समय बताऊंगा। और क्रिकेट मैच देखते समय आपने कई बार किसी बैट्समैन का वैगन व्हील देखा होगा, तो वैगन व्हील जैसा दिखने वाला ये जो डायग्राम है वो पाई डायग्राम के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको प्रैक्टिकल सम के टाइम पे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। आप ग्राफ बुक लेकर रखना और साथ साथ में आप भी ड्रॉ करते जाना। So friends, we stop here today. I hope you all have understood all the topics and methods of the sum. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। फ्रेंड्स, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।